मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ सफ बंदी की तैयारी कर रही है। कल होने वाली एपीसी में अपोजिशन की बड़ी जमातें शिरकत कर रही हैं। एपीसीज इससे पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन इस मरतबा माहौल में तलखी और तनाव ज्यादा नजर आ रहा है। इसकी एक तो वजह इस एपीसी में मियां नवाज शरीफ की शिरकत है। वो वर्चुअल लिंक के जरिए लंदन से इस एपीसी में शिरकत करने जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए आपको मालूम है हुकूमत ने अदालत से भी रुजू कर रखा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत ने तो तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम के दायमी वारंट गिरफ्तारी जो है वो भी जारी कर दिए हैं। अब हुकूमत ये कहती है कि मियां नवाज शरीफ धोखा देकर मुल्क से बाहर गए हैं, उन्हें इस एपीसी में नहीं आना चाहिए, उनको खिताब नहीं करना चाहिए। अब 2 साल के अरसे के बाद मियां नवाज शरीफ की सियासत में वापसी अपोजिशन की सियासत पर ये क्या असर डालेगी, एक तो आज के प्रोग्राम में इस पर बात करनी है, और दूसरा एपीसी पहले भी होती रही हैं, लेकिन हमने देखा है कि अपोजिशन की इन एपीसी का या मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस इनको कह सकते हैं, कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। क्या ये जो एपीसी अब होने जा रही है, क्या ये नतीजा खेज होगी? क्या अपोजिशन के पास कोई मुतबादिल मौजूद है या फिर ये भी महज एक और सियासी एक्सरसाइज या मश्क जो है वो ही साबित होगी? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे, तारुफ करा फारूक हबीब साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब। नबील गबोल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद है। नबील गबोल साहब आपका बहुत शुक्रिया। अताउल्लाह तारड़ साहब मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हाफिज अब्दुल्ला साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के रहनुमा। मैं इस गुफ्तगू का आगाज, डिबेट का आगाज अताउल्लाह तारड़ साहब आपसे करना चाहता हूँ। मियां नवाज शरीफ की जो है इस पर बड़ा एतराज किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। आज हमने देखा एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स जो हैं वो फैसल जावेद, डॉक्टर शहबाज गिल, फिर मुराद सईद, इन सब की तरफ से जो है वो की गई। किस तरह से देखते हैं ये जो एतराजात हो रहे हैं मियां नवाज शरीफ की इस एपीसी में शिरकत पर? बहुत शुक्रिया रहमान साहब। मैं सबसे पहले जो हुकूमती तर्जुमान हैं, जिनकी ट्वीट्स भी आई, आज टीवी पे बयान भी चले, उनको मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, हौसला रखें। पेमरा की धमकियां, मीडिया को धमकियां कि आपने चलाया तो ये कर देंगे वो कर देंगे, आप घबराएं ना, हौसला रखें। एपीसी होने जा रही है, आप क्यों इतना इस पर घबरा रहे हैं? और बात यह है कि पेमरा की जो आप बात कर रहे थे, इस वक्त भी आपके टीवी पे जो टिकर चल रहे हैं, मियां नवाज शरीफ ने सोशल मीडिया पे अपना पहला पैगाम अपने नए ट्विटर अकाउंट से दिया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का झंडा लगाकर वोट को इज्जत दो और नीचे NS नवाज शरीफ लिखा है। तो वो चल गए हैं टिकर, आपने जो करना होगा वो ज़रूर कर लीजिएगा। बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब की कभी भी ये नहीं कहा गया कि वो खुदा ना खास्ता चलने फिरने से कासिर हैं, वो बोलने चालने से कासिर हैं। उनकी मेडिकल कंडीशन अपनी जगह बरकरार है। जो मेडिकल रिपोर्टें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो ऑर्डर शीट पे मेरा भी नाम है वकला की लिस्ट के अंदर, क्योंकि मैंने ख्वाजा हारिस साहब को असिस्ट किया था उस केस के अंदर। तो वो अपनी जगह मौजूद हैं, वो प्रोसीजर अपनी जगह होना है। हमारी पोजीशन वही है जो अदालत में थी। मगर मेरे से कई टॉक शो पे भी ये सवाल किया गया कि जी इतने अवामी इशूज़ हैं, मियाँ साहब बोलते क्यों नहीं? मियाँ साहब जब वहाँ मौजूद हैं तो उनको बोलना चाहिए। तो बहुत सारे करम फरमाओं की जो है वो ख्वाहिश पे मियाँ साहब अब बोल रहे हैं, खिताब करेंगे। उन्होंने ट्वीट भी किया है, उनका यूट्यूब चैनल भी जो है वो फाल होने जा रहा है। तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात के वो कायद हैं, फॉर्मर 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो हक रखते हैं कि अपनी राय का इजहार करें। मेडिकल ट्रीटमेंट के उनके इश्यूज अपनी जगह पे हैं, मगर उनके क्या पड़ेगा मियां नवाज शरीफ के अब सियासत में एक्टिव होने से? नबील गबोल साहब, आपको लगता है कि जो ऑपोजिशन जो पहले उसका स्टेटस था या पहले जो है वो सियासत चल रही है, मियां नवाज शरीफ के आने से उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है? मैं समझता हूं कि ये पहला एपीसी होगा जिसकी वजह से बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप देखें कि नवाज शरीफ साहब की भी शिरकत और आसिफ अली जरदारी साहब की भी शिरकत होगी। तो ये एपीसी किसी नतायज के साथ
बाहर आएगी और मैं समझता हूँ कि इसका रिजल्ट जो है पहली दफा एपीसी पहले 3-4 दफा हो चुके हैं, वो उनमें उनमें ऑपोजिशन जो है टूटी, आपस में मिली नहीं है, जुड़ी नहीं है। इस एपीसी के बाद मुझे लगता है कि ऑपोजिशन जो है वो पहले जिस तरीके से अलग अलग पेज पर थे, अब वो एक ही पेज पर आ जाएंगे और उनका मकसद सिर्फ एक ही होगा कि किसी तरीके से पीटीआई की हुकूमत से जान छुड़ाने की। खासकर मौलाना फजल रहमान साहब से अभी चेयरमैन बिलावल की बात हुई है। मौलाना फजल रहमान साहब आपको पता है कि एक बड़ी ताकत रखते हैं अवाम में, पब्लिक में। जो उन्होंने पिछले साल जो धरना दिया था उसमें बड़ी तादाद में लोग आए थे। तो ये एपीसी में कल धरने के हवाले से भी बात होगी कि किस तरीके से इस्लामाबाद में धरना दिया जाए। अब देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है, लेकिन ये एपीसी बड़ा इम्पोर्टेंट एपीसी है। इसको जो है ना, अच्छा, पिछले आपको लग रहा है पहले जो एपीसी हुई हैं उससे उससे मुख्तलिफ काम है। मगर ये फरूक हबीब साहब, ये मियां नवाज शरीफ की जो शिरकत है इस पर जो हुकूमती एतराज है, क्या मियां नवाज शरीफ की शिरकत पर हुकूमत को कोई परेशानी है? देखें, बात यह है, ना तो हमें को पहले परेशानी थी ना कोई अब परेशानी है। परेशानी उन लोगों को है जिनके जाली अकाउंट्स के केसेस हैं, फलूदे वाले के अकाउंट से अरबों रुपए निकल आता है, या जिनकी टीटीज लगी हुई है, उनकी परेशानी है। और वो परेशानी की वजह से ही कल जो है वो तमाम जो मुल्जिमान हैं उनकी एक इज्तिमा होने जा रहा है, उनकी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिस फैसला साजी होगी किस तरीके से ये जो रेफरेंसेस 11 रेफरेंसेस नैब के अंदर दायर हो चुके हैं, 21 इंक्वायरीज चल रही हैं, 16 इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। अच्छा। इनका रास्ता जो है वो किस तरीके से रोका जाए, और इसके अलावा एजेंडा कोई नहीं है। दूसरा बुनियादी सवाल ये है कि जब अदालत बुलाती है तो आप अनफिट हैं, आप बीमार हैं, आपका इलाज हो रहा है, और जब आपको अपनी करप्शन अलायंस बुलाती है और बिलावल बुलाते हैं तब आप फिट हो जाते हैं। यानी कि सियासत के लिए आप फिट हैं, अदालत बुलाए तो आप अनफिट हैं। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के कानून से अपने आप को बालातर समझते हैं। वही अदालतें जब आपको रिहाई देती हैं, आप मिठाइयां तकसीम करते हैं, आप कहते हैं जनाब इंसाफ का बोलबाला हो गया। जब वही अदालत आपको कहती है सरेंडर करें, आप सरेंडर नहीं करते। वही अदालत आपके वारंट्स जारी करती है, वही अदालत आपको मफरूर और इश्तिहारी करार देती है। तो एक मेरे हिसाब से एक मॉरल स्टैंडिंग भी होती है। अगर ये अपने आप को कहते हैं कि हम पाकिस्तान की पास है, कानून की पासदारी करते हैं, तो फिर इनकी मॉरल स्टैंडिंग कहां पर खड़ी है? और फिर अगर कानून और आइन की हाकमियत के इनके बड़े बड़े दावे देखें, क्लेम्स देखें, तो वो कहां पर खड़े हैं? वो तो नजर आ रहे हैं कि इन्होंने अपना मजाक खुद बना लिया है। कि पहले हमें एक बात कही जाती थी कि हालत बहुत तशवीशनाक है, प्लेटलेट्स नीचे जा रहे हैं, एक एक पल जो है वो मुश्किल है। हमसे ये सवाल पूछा जाता था कि बताएं मियां साहब की जिंदगी की आप गारंटी देते हैं? अब वहां पर जाकर तबीयत भी ठीक हो गई है, वहां पर चहलकदमी भी है, वहां कैफेज पे बैठ के कॉफियां भी पी जा रही हैं। तो ये इनका अपना नैरेटिव जो है ये उसकी नफी कर रहे हैं, और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है इनका। 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि माल बचाओ, आल बचाओ, खाल बचाओ, करप्शन बचाओ, यही इनका एजेंडा, उसके अलावा कोई एजेंडा नहीं। ये दोनों चीजें आ गई, ये लीगल आर्गुमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट वाला। मैं जरा जाऊंगा अताउल्लाह तलहट साहब के पास, क्योंकि वो इसका जवाब देंगे, वो वकील भी हैं। मगर हाफिज अब्दुल्ला साहब, ये सियासी तौर पर मियां नवाज शरीफ के आने से, और नबी साहब ने कहा आसिफ अली जरदारी इसमें जो है वो शरीक हैं, को फर्क पड़ेगा आपको लगता है इन दोनों के शिरकत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रामान नज़र साहब, बहुत शुक्रिया। काफ़ी अरसे के बाद आपकी शो की तवज्जुह से कौम बात सुन रही है। देखिए, बात यह है कि अगर फ़र्क ना पड़ता तो हुकूमत की चीखें क्यों निकल रही है? उनकी शोर से, उनकी चीखों से आपको अंदाज़ा खुद ब खुद होगा कौम को भी कि कुछ फ़र्क है। कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई आज एक ही दिन में। जब ये सुबह से मैं देख रहा हूँ, सुबह से जब ये पता चला कि मियां नवाज शरीफ साहब वर्चुअल शिरकत करेंगे, आसिफ अली जरदारी साहब भी शिरकत करेंगे, उसके बाद आपने वो एक गैर मुंतखब नॉन इलेक्टेड लोगों की, मेरे ख्याल में PMLN वालों को, पीपल्स पार्टी वालों को, हम जैसे लोगों को जिसका एक सियासी करियर है, ये शाहबाज गिल, ये शहजाद अकबर, या गैर मुंतखब नॉन इलेक्टेड देउल निश्वल, इसका जवाब ही नहीं देना चाहिए। अच्छा, इसका जवाब ही नहीं देना चाहिए। हुकूमत तो है ना, वो हाफिज साहब 2-3 प्रेस 4-5 नुमाइंदगान, हुकूमती तर्जुमान तो देखिए ना, उसके अभी शाहबाज गिल जैसा आदमी
काउंसलर के सीट पे खड़े एक होकर नहीं पोजीशन जीत है उनके सकते। पास, देखिए वो मुआवने खुद भी हैं। पोजीशन मोइन कुरैशी की भी थी। क्या पोजीशन है मोइन कुरैशी की? बाप दादा का खबर मालूम नहीं था, इंदौर बिठा के उनको। बट आपको लगता है अब मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का आना ये पहले की एपीसी से इसको मुख्तलिफ कर देता है? मेरी बात सुनिए, अगर मुख्तलिफ ना होती ये एपीसी तो हुकूमत इतनी चिखती क्यों है? अच्छा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एपीसी माजी की एपीसी में से मजबूत एपीसी होगी। ठीक है। फर्स्ट टाइम है कि इस एपीसी में बैक वक्त अशरफ अली जरदारी साहब भी शरीक है और मियां नवाज शरीफ साहब भी शरीक है। दोनों इंशाल्लाह इसके जो नतायज होंगे, इसका जो रिजल्ट होगा, ये इससे भी ज्यादा हुकूमत के लिए खौफनाक होगा। अच्छा। और इसकी 21 करोड़ आवाम के लिए बहुत मौसर और मुस्बत आवाज। ठीक है, मैं जरा अताउल्लाह अतार साहब, ये जो मियां साहब वाला आर्गुमेंट था जो फरूख भाई ने, दो चीजें इन्होंने मेंशन की, अब ये दोनों चीजें जरा बताएं। एक तो लीगल आर्गुमेंट है जो कोर्ट ऑर्डर है मियां साहब के हवाले से वो, और दूसरा जो मेडिकल ट्रीटमेंट वाला, जो यहां से मियां साहब का जाना जो है वो उसकी बुनियाद ये था कि मियां साहब अपने इलाज के लिए जा रहे। ये दोनों चीजें, क्या मियां साहब की शिरकत इन दोनों मामलात पर आपकी जो स्टैंडिंग है, आपका जो मौक़िफ़ है, उसको कमजोर तो नहीं कर देगी? नहीं, देखिए, एक तो इलाज उनका जारी है, अद्वियात, उनके टेस्ट, इन्वेस्टिगेशंस, 5 अस्पताल हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी बताए, गाइज एंड सेंट थॉमस, रॉयल ब्रॉम्पटन, लंदन ब्रिज, यूनिवर्सिटी कॉलेज हैमरस्मिथ, सारी रिपोर्टें भी साथ लगाई डॉक्टर डेविड लॉरेंस की, जो कि कार्डियोथोरेसिक सर्जन भी हैं। तो वो उनकी कैथेटराइजेशन होनी है। वो तो यास्मीन राशिद साहिबा ने आप ही के चैनल पे बैठ के मेरे साथ एडमिट किया कि उनका दिल जो है वो बहुत सेंसिटिव है और मल्टीपल एलिमेंट्स उनको हैं। और ये तो हुकूमत ने इस्टेब्लिश किया था कि वो शदीद अलील हैं, ये हमने तो इस्टेब्लिश नहीं किया, वो तो हिरासत में थे। तो इस दौरान अगर वो इस पोजीशन में हैं, वो अदालत आना चल के और एक वर्चुअल वीडियो लिंक पे कोई खिताब कर लेना, इसमें बड़ा फ़र्क है। अगर वो बोलचाल ठीक सकते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो खिताब कर लें, मगर हुकूमत, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतनी बौखलाहट का शिकार क्यों हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, आप ये कह रहे हैं, आपका ये आर्गुमेंट है अदालत में आना वो और बात है, और वर्चुअल लिंक से कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना वो बिल्कुल मुख्तलिफ। उसकी वजह बता देता हूं। अदालत ने उन्हें कहा है कि जी आप वापस तशरीफ लाएं फिजिकली, और आके जो है वो आप सरेंडर भी करें और आके आप बाकी जो है वो सेंटेंस सर्व करें। हमारी पोजीशन अपनी जगह पे है, हमारे पास मजीद लीगल रिकोर्स मौजूद है, हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं, बाकी भी हम इसको कंटेस्ट करेंगे। मगर ये जो एपीसी के हवाले से बात इन्होंने की, मैं ये सिर्फ दोनों काबीना का एक मुवाजना कर लूं, एक छोटा सा काबीना का मुवाजना कर लूं कि जो मुजरिम बैठे हैं उसका भी जवाब दे दें कि केसेस फैसल वाडा के खिलाफ भी हैं, जुल्फी बुखारी के खिलाफ भी हैं, खुसरो बख्तियार के खिलाफ भी हैं। आधी काबीना पब्लिक मनी खा के बैठी हुई है। हमारे तो सासों के केस है ना, आटा, चीनी, अद्वियात, बिजली, नदीम, बाबर, ये सारे कौन लोग हैं? तो ये आपने एनआरओ दिया हुआ है, वो एक अलग बात है। साहब, ये जो पहले आपने आर्गुमेंट रखा ना, ये जरा इसका जवाब ले लूं। जी फरूख हबीब साहब। देखिए, बात ये है कि ये कह रहे हैं कि वर्चुअल इजलास, मुझे आप ये बताएं कि ये तो मिस यूज ऑफ जुडिशियल कंसेशन है ना। मियां साहब को तो सजा दी है, उनकी जमानत एक्सटेंड तो नहीं हुई, और जिस केस में उनको जमानत मिली थी, जिस अदालत ने 8 हफ्तों की जमानत दी थी, उन्होंने उसकी जमानत को एक्सटेंड नहीं किया, उन्होंने उनको इश्तिहारी और मफरूर करार दे दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये मान रहे हैं कि हम जो है कानून के निजाम को नहीं मानते। दूसरी बात यह है कि एक वर्चुअल खिताब लंदन में बैठ के अल्ताफ हुसैन साहब भी किया करते थे, अब जो है वो कौम मियां नवाज शरीफ साहब के खिताब सुनेगी। उन खिताबात में है क्या? वो भाई आपको जो आपके अपने केसेस का सामना है उसका जवाब दें। आप कहते हैं जिन पे केसेस हैं उनको भी कानून निमट लेगा, लेकिन आपके केसेस का, आपकी टीटीज का, आपकी मनी लॉन्ड्रिंग का, जाली अकाउंट्स का क्या ये जवाब है कि जनाब केस शहजाद अकबर पे भी है, फैसल वाडा के ऊपर भी है? आपने तो 40 साल से इस मुल्क के ऊपर इक़्तिदार में रहे हैं, जो आपने आज जहां पर आपकी आखिरी क़यामगाह बनी हुई है, एवन फील्ड के जो महलात हैं, उन महलात के आप जवाब नहीं दे सके थे। वो कतरी खत लेकर आ गए थे, डूबते को कतरी का सहारा सामने आ गया था। तो ये तमाम सब चीजें हैं जिनका लोग सवाल पूछ रहे हैं। और हुकूमत को आपकी एपीसीज पहले भी होती नहीं है, धरने पहले भी होते रहे हैं, जुलूस पहले भी होते रहे हैं। 2 साल से आपने हुकूमत के खिलाफ कहां नहीं आपने साजिश की, हर जगह आपको नाकामी हुई है। ये एक और नाकामी आपको होगी, लेकिन जो असल इशू है कि जो इस दफा मगर वो बड़े कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं इस दफा बड़ा फर्क पड़ने वाला है। मैं यही नबील कबूल साहब, क्यों कॉन्फिडेंट?
क्यों कॉन्फिडेंट है? नबील कबूल साहब, ये जरा ब्रेक के बाद आपने मैं सवाल रखूंगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। नबील कबूल साहब, हुकूमत जो है वो बड़े एतमाद का मुजाहरा कर रही है। उनको मालूम है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो लोग भी लेकर आ चुके हैं, वो भी हुकूमत ने देख लिया। फिर पार्लियामान के अंदर बावजूद इसके कि अपोजिशन के नंबर ज़्यादा हैं, पहले चेयरमैन सेनेट वाला मामला वो आपने देखा, और फिर जो अभी ये फेटफ के बिलों के मामले पर जो कुछ हुआ, तो अब वो सड़कों पर लोग लाने से भी जो है वो हुकूमत को लगता है कि कुछ नहीं उनका होने वाला, और ना ही पार्लियामान के अंदर जो है वो अगर ऑपोजिशन कुछ करना चाहती है तो सर फिर ऑपोजिशन कर क्या सकती है? क्या ऑपोजिशन के पास कोई और मुतबादिल या कुछ और करने को है? देखिए अगर ऑपोजिशन ने ये तय कर लिया और सच्चे दिल से तय कर लिया, और जिसमें 3 बड़ी जमातें हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIF जो है, अगर इन्होंने तय कर लिया है तो मेरे ख्याल में इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सड़कों पर आए, और उन्होंने पहले भी आके दिखाया है। और ये हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि ये रेजिस्ट कर सके पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक वैसे ही इनसे बहुत तंग है और वैसे ही बेजार है। अब पब्लिक देख रही है ऑपोजिशन की तरफ। अगर ऑपोजिशन सिर्फ APCयां करते रहे और ऑपोजिशन ने सिर्फ स्टेटमेंट्स ही देना है, तो फिर अवाम ऑपोजिशन की भी खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि जिनके घर में चूल्हे नहीं चल रहे हैं, जिनके महंगाई के वजह से उनके बच्चे जो है बच्चों की फीस वो नहीं भर सकते हैं, जो बिजली का बिल नहीं भर सकते हैं, वो सोच रहे हैं कि ये हमें कौन जो है इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। तो मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन के पास ये आखिरी मगर ये जो ऑपोजिशन जमातों के आपस के इख्तलाफात के हवाले से क्या आपको लगता है ये सब एक पेज पर आ गए हैं, तो सब इकट्ठे हैं? क्योंकि पहले जो होता रहा है उसमें ये कहा जाता रहा है कि अगर वो चीजें कामयाब नहीं हुई हुकूमत के खिलाफ, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि ऑपोजिशन जमातें अपना अपना मफाद देखनी थी। देखिए, आप ये क्रेडिट दें ना चेयरमैन बिलावल को, जो इस नौजवानी में इन सब से जितने भी लीडर्स हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून के हों या दूसरे लीडर, इस नौजवानी में उसने ये जो है एक लीड किया है कि किसी तरह ऑपोजिशन को मिलाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कल जो है वो होस्ट कर रहे हैं, आज चल कर गए मौलाना फजल रहमान के पास, मियां नवाज शरीफ साहब को फोन किया, सरदार अख्तर मैंगल को फोन किया, सारी जमातों के लीडरों को फोन किया। तो ये क्रेडिट देना कि चेयरमैन बिलावल जो है वो सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये इकट्ठा हो गए और इनकी आपस में रिफ्ट, मैं नहीं समझता कोई बड़ा रिफ्ट है, छोटी मोटी रिफ्ट है। और अगर देखें इस वक्त मेरी नजर में देखिए शहबाज शरीफ साहब हो या मरियम नवाज साहिबा हो, मैं ज्यादा मैं ये कोशिश करूंगा, मैं ये चाहूंगा, मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मरियम नवाज और बिलावल और मौलाना फजल रहमान ये तीनों एक ट्रक पे खड़े होंगे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, बड़ा डेंट लगेगा PTI के ऊपर। अच्छा सर, शहबाज शरीफ क्यों नहीं? नबील कबूल साहब, मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा ज्यादा पॉपुलर है पब्लिक में। अच्छा, पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की जगह मरियम नवाज को खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल, मैं समझता हूँ अगर वो बाहर निकलती है, और वो आपने देख लिया पिछले महीने 1-2 दफा बाहर निकली तो वो कितनी पब्लिक कर पाई। ठीक, हाफिज अब्दुल्ला साहब, ये बदगुमानियां जो थी, छोटी जमातें ऑपोजिशन की एक तरफ, बड़ी ऑपोजिशन की जमातें जो है वो दूसरी तरफ, आपने पार्लियामान के अंदर देखा कुछ तबादला भी हुआ जहां पर जो एक दूसरे के हवाले से बातें की गई, और फेटफ के बिल जो पहले मंजूर हुए थे उनके, ये खत्म हो गए अब मामला? देखिए रामा नज़र साहब, बात यह है वो जो माजी की बातें हैं वो थे, वो बातें थी, इसमें कोई शक नहीं। इतना पुराना माजी नहीं, ये तो मतलब माजी बाईद समझे या माजी करीब समझे, माजी करीब की बात है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन जब बड़े बैठते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब का राबिता मौलाना साहब से 2 बार, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से राबिता, फिर आसिफ अली जरदारी साहब से राबिता, फिर मियां शहबाज शरीफ का 2 बार मौलाना साहब के पास आना, और एक गैर मामूली वफद समेत मौलाना साहब के पास आना। आपको याद होगा टेलीफोन राबिते के बाद शहबाज शरीफ पर मौलाना साहब के पास भी आए। वो जो गिले शिकवे थे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात थे, वो उनके सामने रख लिए गए,
और ये इजहार किया गया कि 2 साल ये जो नाम निहाद हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत है, जो हकीकी अवामी मैंडेट की नुमाइंदगी नहीं कर सकती है हुकूमत, इसको अगर शेह मिला है, सहूलत मिला है, या हमारे सफ़ों की इंतशार की वजह से मिली है। अगर हमारे सफ़ों में इत्तेहाद हो तो खबर ये भी थी कि मौलाना जो थे वो खुश नहीं थे बड़ी पार्टियों के तर्ज अमल से, और मौलाना ने कहा था कि ये APC तब होगी जब मौलाना फजल रहमान साहब के खदशात तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे ये बड़ी पार्टी, तो वो दूर कर दी उन्होंने। अभी तो वो बातें गुजर गई। अब फैसला हो चुका है कि हमने एक प्लेटफार्म पे होके हमने आगे बढ़ना है। इस कौम को, इस मुल्क को जो मुख्तलिफ ख़तरात है, जोग्राफियाई हवाले से भी, माशी हवाले से भी, दाखिला उमूर से भी, आपके दिफाई हवाले से भी, नज़रियाती हवाले से भी, बेरोज़गारी आप देखें, महंगाई आप देखें, कौम की बर्बादी और तबाही आप देखें, इन चीज़ों पर ये तमाम पार्टियां आज एक प्लेटफार्म पर कल बैठ रही है। मेरे ख्याल में माजी करीब में जितनी भी बातें हैं वो अभी ख़त्म हो गई। अब फरूख हबीब साहब, ये ऑप्टिक्स बार बार हवाले दिए जा रहे हैं, और वैसे ये जो इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, शहबाज शरीफ और बिलावल, हमने देखा जो लॉयर्स की जो और पाकिस्तान बार कौंसिल की APC थी वहाँ पर इकट्ठे थे, फिर जो FATF के बिलों के बाद इन्होंने जो है वो इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऑप्टिक्स में तो लग रहा है कि ये इकट्ठे हैं, ये चीज़ कोई लगता है कि हुकूमत के लिए जो है वो कोई परेशानी है इन ऑप्टिक्स में? देखिए, बात यह है रहमान, सबकी अपनी अपनी पैकेज डील है जो कल ये लेके APC के अंदर जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको ये आज बता रहा हूँ कि अपोजिशन के अंदर ही आपस में अपोजिशन मौजूद है, और ये जो रातों रात आपने देखा कि नून से शीन निकली, शीन से मीम निकली, और आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब की भी जो है वो एंट्री करवाई जा रही है, वो किसको पैगाम दिया जा रहा है, और शहबाज शरीफ साहब की जो इनकी आपस में पार्टी के अंदर मामलात हैं वो इससे खुल के नजर आ रहे हैं सामने। दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं जी कि खौफजदा है। हम तो शुरू रोज से वज़ीर आज़म साहब ने अपनी पहली तकरीर में ये कहा था कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये आपने देखा कि ये हमेशा आपको इकट्ठे नजर आते हैं। एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वन पॉइंट एजेंडा, वो ये है कि एहतसाब का अमल बंद हो जाए, जो हमारी लूट मार है, जो करप्शन है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाए, उसका आप हमसे सवाल ना पूछें। आप देखें ना, हमें तो मुख्तलिफ हेले बहानों से इन्होंने दाने डालने की कोशिश की। कभी कहते थे कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, कभी कहते थे आए हमारे साथ आकर इकोनॉमिक चार्टर कर ले, उसके ऊपर हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, इस किस्म के बातें करते थे। फिर अभी हालिया दिनों में जो FATF के अंदर जो इनका रोल रहा कि 34 नुकात ये लेकर आ गए कि जनाब ये NRO है, ये NRO हमें दे दे, फिर आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में नैब को निकाल दें। ये तमाम तर चीजें जब नाकाम हो गई तो अब ये APC लेकर आ गए हैं, तो इस APC से भी कुछ नहीं निकलना, क्योंकि आपस में इनकी आपस में बदइत्मीदी है। ये जिस तरह से इकट्ठे हैं आपकी नजर में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जो आप मुझे ब्रेक जरा लेने में अताला तारिक साहब, जरा ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूँ। फिर ये जो ऑप्टिक्स है और फिर ये जो सर कई मुस्लिम लीगों की जो बात हो रही है, इसका जवाब अताला तारिक साहब देंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अताउल्लाह तारिक साहब, ये बार बार जोर दिया जा रहा है कि आईनी ऑप्शंस पर जो है वो गौर किया जाएगा, आईनी ऑप्शंस जो है वो अख्तियार किया जाएगा। क्या आईनी ऑप्शंस क्या है इस वक्त आपकी नज़र में सियासी जमातों के पास हुकूमत के खिलाफ? देखिए, एक तो ये FATF पे जो बात कर रहे हैं, बाकी केसेस के हवाले से जो बात कर रहे हैं, वो मैं सिर्फ ब्रीफली बताना चाहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ 3 रेफरेंसेस थे। एवनफील्ड का सज़ा मुअत्तल हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। नैब के बारे में जो ऑर्डर्स में लिखा है वो आप पढ़ लीजिएगा। फ्लैगशिप में बरी हुए, एक सेंटेंस अल अजीजिया वाला उनका था जिसमें अरशद मलिक की वीडियो सामने आने के बाद उसका जवाब खत्म हो गया, वो नौकरी से बरतरफ हुआ। कहाँ की करप्शन, मैं पूछ थक गया हूँ। मैं पिछले 2 साल से पूछ रहा हूँ, भाई वो प्रोजेक्ट बता दो, वो टेंडर बता दो, वो सरकारी फंड बता दो, वो मुझे किकबैक बता दो, कमीशन बता दो कि कहां पे पब्लिक मनी कहां इन्वॉल्व है, कहां एक भी रुपए की करप्शन की गई है। तो जवाब आ गया, वो बता दी जाए जो आईनी ऑप्शंस की बात कर रही है ऑपोजिशन। देखिए बात ये है कि इस वक्त जो मियां नवाज शरीफ साहब की सोच है, वो समझते हैं कि इस वक्त सिर्फ एक फ्रेश
फ्री और फेयर इलेक्शन ही पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है। और जिस मिसाक मईशत की ये बात कर रहे थे, देखें ये केसेस से और इन चीज़ों से अवाम को कोई सरोकार नहीं है। अवाम को सरोकार ये है कि न्याजी हुकूमत जब से आई है अवाम का कत्लेआम कर दिया है। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा लेके आए थे, कल APC में बात होगी। 50 लाख नौकरियां देनी थी, 1 करोड़ अफराद को बेरोजगार कर गए हैं। एज पर हफीज पाशा साहब, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं। घर बनाना तो दूर की बात है, जो बसें बनाई उसमें आग लग रही है। इनको कोई ढंग से काम करना आता ही नहीं है। चीनी का इन्होंने नोटिस लिया, 110 रुपए चीनी है, आटे की किल्लत पैदा होने जा रही है। यानी उमूरे सल्तनत या उमूरे सरकार जो हैं वो अगर इनको अंजाम देने आते होते तो आज जो अशियाई खुर्दनोश की कीमतें हैं वो आसमान से बातें ना कर रही होती। बट आईनी ऑप्शन तारड़ साहब, आपको लग रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन? एक मिनट, आप NRO वाली बात पे कोई कमेंट करना चाह रहे थे? जरा ब्रीफली कर ले, फिर मैं नबील कबूल साहब के पास। मैं ये बात करना चाहता हूँ, ये जो पार्लियामेंट में इनका खान खड़े होके भी NRO की बात करते हैं, करप्शन एहतिसाब की बात करते हैं। बस एक ही रटा है इसका, अगर चीन में हो, सऊदी में हो, अमेरिका में हो, जहाँ भी हो, पराये के सामने हो, अजनबी के सामने हो, करप्शन, एहतिसाब, NRO। मुझे ये बताइए कि आपने KPK में तो PTI की हुकूमत है ना, आपने एहतिसाब का इदारा को क्यों ताला लगाया, क्यों बंद किया है? नंबर 2, BRT के बारे में पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया और FIA को मुखातब करके का इंस्ट्रक्शन दी कि 45 दिन में करप्शन निकाल दे, तो आपने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया। तुम स्टे के पीछे क्यों लेटे हुए? फॉरेन फंडिंग का केस है आपका, तुमने क्यों स्टे लिया है उसके खिलाफ? क्यों सामने नहीं आते हैं? नहीं, मैं बात कर लूँ, लंबी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये NRO की बात आप करते हैं। मुस्लिम लीग का आपको आप कातिल समझते थे, सबसे बड़ा डाकू, ये NRO नहीं है। MQM को आप क्या समझते थे? आपकी वो बीबी ज़ोहरा जो कत्ल की गई, आप शौकत खाने में लेटे हुए थे, आपने MQM के बारे में क्या कहा? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग उनके भी आपस में जो एक दूसरे के बारे में थे, ये तो देखिए रहमान अजहर साहब, हम तो परिश्ते नहीं है भाई, हम तो परिश्ते नहीं है, ये तो परिश्ते हैं। मैं तो परिश्तों की बात करता हूं। मगर मैं आमिर कियानी के साथ NRO नहीं हुआ, जहांगीर तरीन के साथ NRO नहीं हुआ, खसरो बख्तार के साथ NRO नहीं हुआ, एज़म स्वाति के साथ NRO नहीं हुआ, जफर मिर्जा के साथ नहीं हुआ, नदीम बाबर के साथ NRO नहीं हुआ, रजाक दाऊद के साथ NRO नहीं हुआ, जुल्फी बुखारी के साथ NRO नहीं हुआ। ये आतिफ रईस कौन है? जो आपने 14 अरब की कॉन्ट्रैक्ट दी आतिफ रईस को, चाइना भी लेके गया और एक विफाकी वजीर इनके बंगले में इस्लामाबाद में रह रहा है। ये आतिफ रईस कौन है? नबील कबूल साहब, क्या ऑपोजिशन इमरान खान को हटा सकती है? ये जो बात हो रही है कि मुतबादिल और आईनी रास्ते क्या हैं? मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर ऑपोजिशन सच्चे दिल से चाहे और अगर ऑपोजिशन के अंदर ग्रुपिंग ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं। आप देखें कि ये जो बिल फैटिव का इन्होंने पास किया, ये किस तरह पास किया, ये किस तरीके से MNS को जो है रोका गया कि आप असेंबली में ना आए, वरना तो ये बिल पास होता ही नहीं। मेजॉरिटी सबको पता थी कि सेनेट के अंदर और कौमी असेंबली के अंदर वो ऑपोजिशन के पास थी। तो ये इनके लिए लम्या फिक्रिया है इमरान खान के लिए कि 10 वोटों से जो है ये नबील भाई, आप क्यों बार-बार ये आपने बड़ा ये दूसरी मर्तबा आपने बात की और मैं थोड़ा सा मुझे जरा इजाजत दें ये पूछने की भी कि आप ये क्यों कहते हैं कि अपोजिशन सच्चे दिल से जो है वो अगर एक दूसरे के साथ हो? उसकी वजह है क्योंकि मेरे ख्याल में ये चौथा APC हो रहा है और पिछले तीनों APC में अगर पांचवा हो रहा है शायद, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब जब कामयाब धरना लेकर आए थे तो वो धरना कामयाब हुआ था। मेरी नजर में मौलाना फजल रहमान साहब का धरना कामयाब हुआ था, लेकिन ऑपोजिशन की 2 जमातों के अंदर कुछ ऐसी बातें हुई जिनकी वजह से रिफ्ट पैदा हुआ, जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान साहब नाराज हुए। तो अगर ये 7, मैंने आपको कहा ना, ट्रक पे 3 लोग नजर अगर आ जाए तो ये बहुत बड़ा डेंट है PTI की हुकूमत के लिए। मुझे आप एक बात बताएं, बार बार कहते हैं कि जी ये कहते हैं नवाज शरीफ साहब को जाने दिया, उसको वापस आना चाहिए, वो कैसा बीमार है वहां से। तो भाई आपने उनको खुद जाने दिया, खुद प्लेन में आपने हाथ पकड़ के नवाज शरीफ साहब को बिठाया है, आपने खुद हाथ पकड़ के बिठाया है, उनको रेड कारपेट पे जाने दिया है।
तो मुझे एक चीज बताएं कि जब आप खुद जाने दिया आपने, बाद में ये क्यों टोपी ड्रामा करते हो, कौम को बेवकूफ बनाते हो कि ठीक। भाई नवाज शरीफ साहब को फेस करना चाहिए, वापस आना चाहिए। अब जब आपने जाने दिया तो उसकी मर्जी, जब चाहे आए। तो बात यह है कि देखिए, दो किस्म के लीडर होते हैं पाकिस्तान ठीक है। में। मैं ये फरूख हबीब साहब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं जी। फरूख भाई, आपको नहीं लगता ये सच्चे दिल से जो है वो एक दूसरे के साथ है? जी फरूख हबीब साहब। बगल में छुरी है, मुंह में राम राम है। मसला ये है कि इनका जो पांचवी एपीसी, जिस तरह अभी गबोल साहब कह रहे थे, पांचवी एपीसी होने जा रही है, तो वो बाकी एपीसी का जो अशर नशर हुआ है वो भी आपके सामने। मैंने आपको ये कहा कि इनके ऊपर आपस में बदइतमादी इतनी है कि आप मुझे बताएं कि अब ये जो फैटफ के बिल्स हैं, आप जिस तरह कह रहे हैं अक्सरियत इनकी वहां पर ज्यादा थी, तो इसका मतलब ये है कि इनके अपने लोग इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। उनको है कि जो है वो हमारी लीडरशिप के जो है वो पल्ले कुछ नहीं है, जो उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। तो अवाम किस तरीके से इनकी बात मान के बाहर आ जाएंगे? और मुझे ये बताएं कि क्या अवाम जो है वो उनके लिए सड़कों पे बाहर आएगी जिनको अपने करप्शन के बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं? मुझे आप एक सवाल का जवाब दें कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो नून लीग ने कितनी एपीसीयां की थी, कितने लॉन्ग मार्चेस किए थे महंगाई के खिलाफ? या जब नून लीग की अगले 5 साल हुकूमत थी, आटा उस वक्त भी महंगा हो रहा था, चीनी उस वक्त भी महंगी हो रही थी, अवाम के हालात उस वक्त भी बुरे थे। पीपल्स पार्टी ने कितनी एपीसी की थी? सिर्फ जो आज एक चीज इनको इकट्ठा करती है, क्योंकि उस वक्त मुकमुका था, एहतसाब का इदारा कंप्रोमाइज था, अपना चेयरमैन बैठाया हुआ था जो खुद जिसके ऊपर केसेस थे, जिसने इनके केसेस बंद किए। आज सिर्फ एक एजेंडा है कि ये एहतसाब का अमल जो है वो किसी तरीके से इसको हम रोक दें, ये आगे ना बढ़े। इसके अलावा मैं समझता हूं कि इनके किसी एजेंडे के अंदर किसी किस्म की कोई जान नहीं है। जहां तक रही बात नवाज शरीफ की, तो हमने नहीं भेजा, अदालत ने उनको बेल दी। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने तो हमारा बॉन्ड भी तस्लीम नहीं किया, वो भी बॉन्ड नवाज शरीफ का उन्होंने ले लिया। एजेंडे वाली बात ये मैं बताला तारड़ साहब से। अच्छा फरूख भाई, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं जरा ब्रेक के बाद इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है, बहस को समेटना है। अताउल्लाह तारड़ साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहता हूं, क्या तब्दीली देख रहे हैं कल के बाद अपोजिशन की सियासत में? कुल मुत्तहिद है, पार्लियामान के अंदर हो, पार्लियामान से बाहर हो, एक आम आदमी को छुटकारा हासिल करवाना है। इस जो ये रजीम है, ये जो बात करें महंगाई की, 55 रुपए से 110 रुपए चीनी हो जाना, और जो हालात इन्होंने कर दिए हैं, ये पता नहीं इनको अदराक भी है कि एक आम आदमी पे क्या गुजर रही है, उसका गुजर बसर कैसे हो रहा है। अच्छा। तो अभी इनका एक और तर्जुमान, वही डॉक्टर राना गिल जो है, उसने भी एक ट्वीट किया है कि फलां न्यूज चैनल ने नवाज शरीफ का वो दिखाया, हम पैमरा करेंगे, फलां करेंगे। ओ भाई, इतना ना घबराओ, क्या हो गया है? आज रात इनको नींद नहीं आनी रहमान साहब, ये मैं आपको बता दूं। ये पहले ही नवाज शरीफ फोबिया का शिकार थे, पूरा दिन नवाज शरीफ का विरोध करते थे। अब इनको कल के खिताब से इतना खौफ है कि हर 2 मिनट के बाद एक ट्वीट और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो ये आम आदमी को छुटकारा दिलवाएंगे। जवाब जरा फरूख हबीब साहब देते हैं, बट हाफिज साहब, योर फाइनल कमेंट जी। कुछ आपको लगता है बदल जाएगा जो सियासत जिस तरह से हो रही है, अपोजिशन की सियासत कल की एपीसी के बाद? देखिए, बात यह है, जब आप खुद देखते हैं कि तमाम लीडरशिप, मियां नवाज शरीफ साहब, असफ अली जरदारी साहब, मरियम नवाज, शाहबाज शरीफ, अच्छा, तमाम पार्टियों के बड़े छोटी बड़ी तमाम जमातों की एक प्लेटफार्म पर बैठते हैं, आपके ख्याल में ये बड़ी खबर नहीं है? लिहाजा इसका जरूर एक बड़ी खबर निकल आएगी। अच्छा, मगर एपीसी पहले भी हुई हैं, तो ये पीसी उससे अलग ये मुख्तलिफ है। नबील गबोल साहब, सर क्या बदलेगा? सब कुछ बदल जाएगा अगर ये ऑपोजिशन वाले बदल जाए, सब कुछ बदल जाएगा। अच्छा, अगर ऑपोजिशन बदल जाए या ऑपोजिशन वाले एक हो जाए, नबील भाई ने तो ड्रोन हमले कर दिया है। मैं सच कह रहा हूँ। मैं पिछले 4 एपीसी के अंदर सब बात तय हो जाती है, बाद में कोई ना कोई जो है बीच में आ जाता है, रोड़े अटका देता है। मुस्लिम लीग नून के अंदर अपनी अलग ग्रुपिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं समझता हूँ अगर ये सब एक हो जाए और सब कल तय करके उठे, नवाज शरीफ साहब को इसीलिए खास बुलाया गया है कि नवाज शरीफ साहब भी जो है वो अपनी पार्टी को जो है एक ही पेज पर रखें
और पीपल्स पार्टी तो एक पेज ठीक पर है, और इसी तरीके मौलाना फजल रहमान साहब को भी राजी कर ले, ठीक तो है। आप यकीन करें कि पहला काम होगा स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का, और आप देख लेना कि स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कैसे कामयाब होता है। फारूक हबीब साहब, ये नई ऑपोजिशन आपको नजर आएगी या नहीं? देख रहे हैं नहीं देख रहे? देखें, ऑपोजिशन की तस्वीर तो कल नहीं होगी, लेकिन अच्छी बात है कि एक ही फ्रेम में सब इकट्ठे हो जाएंगे। और ये सब जो है वो जेलों का माल है, इनका आवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और कह रहे थे कि आईनी रास्ता इख्तियार करना, आईनी रास्ता इख्तियार करना। अभी तो 3 साल पड़े हैं, उसका इंतजार करें। उसके बाद फिर अगले 5 साल हैं, उसका भी इनको इंतजार करना पड़ेगा ना। वो जो शाह अगले महमूद 5 ने और साल असद का उमर ने इंतजार शेरवानी करना सिलाई है, वो भी पड़ेगा। अलमारी में टंगवा दें। शेरवानी तो आपकी तरफ भी बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब, अताउल्लाह ताहिर साहब, अब्दुल्ला साहब और नबील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतने, इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान। मैं हूं रहमान अजहर, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।